आजकल आप ना सोशल मीडिया पे देख रहे हो कुछ भी रेमेडी है ना, नील फ्लश आउट कर दो, गाय को ये खिला दो, बकरे को ये खिला दो, आप ये रेमेडीज करो, करोड़पति बन जाओ। चंद दिनों में मैं गारंटी करता हूँ करोड़पति बन जाओगे। एक विष राशि की एक खासियत भी है, विष राशि के अंदर जो है ना ये क्वालिटी इतनी ज्यादा होती है, वो जहाँ भी जाएगा ना अपने आप को ऐसे शो करेगा कि सामने वाले बंदे को मैं इमीडिएटली अट्रैक्ट कर लूं। सबसे पहले हंसेगा। मिथुन वाले की ये पहली क्वालिटी है कि अभी वो उदास था, अभी कुछ नया चेंज दे दो, ठीक है। एक छोटी सी कमजोरी भी है इनकी, अब मैं उसके ऊपर आपको बताता हूँ। पति पत्नी के रिश्ते के लिए अगर अपने पार्टनर चुनना है ना, तो आई थिंक कि कर्क राशि वाला जो है, कैंसर वाला, वो सबसे बेस्ट पार्टनर है। नेक्स्ट सिंह, शेर, हर समय गुस्से से तमतमाता हुआ। तुला राशि एकदम से अट्रैक्टिव। वृश्चिक राशि वालों से दोस्ती संभल के ही करो। मकर, कैप्रिकॉर्न, आशावादी, अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा पॉजिटिव। 2025 तक जो है ना घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। या तुम ऐसे पर्सन हो कि तुम सबका करते हो, तुम्हारा कोई नहीं करता भाई। ये चीज जो है ना, मतलब फेस्टोल्जर्स के डायलॉग्स हैं। ये ईसाई हैं तो जिस दिन उनको सूली चढ़ाया गया उस दिन से उनका धर्म, जो हमारा सनातन है, उसकी कोई डेट है ही नहीं है। ब्रह्मा जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, 9 अवतार हो चुके हैं, कल्कि जी अभी आने वाले हैं, कल्कि जी आएंगे, उनकी डेट पहले। मुसलमानों के बहुत सी बुक्स में राम शब्द का है विवरण। तो आपकी क्या राय है कि हाथ देखने से भी फ्यूचर पता लगता है? आपको शायद आपके मतलब पॉडकास्ट पे मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी का है? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को मैंने इतना डीपली स्टडी किया है, इतना डीपली स्टडी किया है, और कैलकुलेशन करके सन 2013 में जब वो पीएम नहीं बने थे, तो पीएम के कैंडिडेट भी नहीं थे, तो उस वक्त मैंने अपने हाथ से रिटर्न पूरी उनकी भविष्यवाणी, साथ में अडवाणी जी की भविष्यवाणी पूरी अपने हाथ से लिख के, डेट लिख के, नीचे साइन मार के, उसकी फोटो खींच के 2013 में मेरी फेसबुक पे जाके आप पीछे जाके देख लो, वो आज भी पड़ी। और मैंने चैलेंज दिया था अभी नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो पीएम बनेंगे। वो पीएम एक नहीं अब तीसरी बार बन चुके हैं। दूसरी कंडीशन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, खास करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मोदी जी को खुद भी है। अच्छा, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, क्या मेरे को रात को टाइम लेके, मैं खुद गाड़ी लेके उनके फार्म हाउस में जाता रहा हूँ, प्लेनेट के हिसाब से पकड़ा। पहले स्टडी की थी, फिर उसको मकसद को स्टैंड किया, और उसके बाद किसी वक्त मेरे पास साइकिल नहीं था, आज 20 लाख की गाड़ी पे घूम रहा हूँ। बात कुछ और है। शो को हमने इसलिए बनाया ताकि हम अकल्ट साइंस के बारे में और जान पाएं और पहचान पाएं, कहीं ये साइंस भी विलुप्त ना हो जाए और लोगों का जो रवैया या फिर जो इसके प्रति छवि है वो खराब ना हो जाए। हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, पूर्णजन्म, इन सब के बारे में और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए, और उनके ओपिनियन को सुन के अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक राय बना पाए कि क्या इस साइंस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू हो सकती है, राइट? तो इसी पर्पस से इस शो को हमने बनाया है। हम किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमारे गेस्ट के साथ करें, लेकिन हम सिर्फ उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले गेस्ट से आपके सवाल पूछ पाएँ इस सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि 90% रेमेडीज़ जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के, और इवन मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो मेरे को भी बहुत सारी रेमेडीज़ मिली, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर में तुरंत, और वो भी तुरंत, राइट? आपका क्या मानना है कि ये रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं? करती हैं, लेकिन फर्स्ट इज दिस कि उस रेमेडी का एक लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल आप ना सोशल मीडिया पे देख रहे हो कुछ भी रेमेडी, है ना, नील फ्लश आउट कर दो, गाय को ये खिला दो, बकरे को ये खिला दो, या पानी में ये फेंक दो, सब रेमेडीज हैं, लेकिन उस रेमेडी का एक स्पेसिफिक लॉजिक होता है। अगर लॉजिक फुल रेमेडी होगी तभी वो वर्क करेगी। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज दिस कि आप अपनी मर्जी से कोई भी रेमेडी कर रहे हो, उसमें होता क्या है कि आपको तो नहीं पता ना कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली में नवमाश में कैसा है, दशमाश में कैसा है, या नॉर्मल लगन कुंडली में कैसा है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष है वो बहुत डीप है, बहुत डीप।
16 कुंडलीज हम लोग एक इंसान की देखने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं, उसको हम लोग षोडश चक्र कहते हैं। तो ये चीज़ है भी हर रेमेडीज के मगर एक लॉजिक होना चाहिए, और रेमेडी जो भी आपने करनी है उसके मगर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपकी कुंडली के अनुसार ही आप रेमेडीज करो। अदरवाइज या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेके भी ये रेमेडीज मैंने सुनी थी तो मैं इसको करूं या ना करूं, ये चीज़ बनती है। बेसिकली आप जो ये कह रहे हैं कि अगर हम रेमेडीज कर लेते हैं सिर्फ एक वीडियोस देखकर, उसका ना कि सिर्फ पॉजिटिव तो छोड़ो, इवन नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, जो ज़्यादा खराब हो जाएगा कि पहले इतना खराब था और सिचुएशन खराब हो गई। कभी भी अपने आप अपनी मर्जी से रेमेडी सुनी और कर दी, ये गलत है, 100% गलत है। किसी अच्छी गाइडेंस के बाद ही आपको रेमेडी करनी चाहिए। एग्जाम्पल सेम कि आपको पता है कि सिर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन ले लो, लेकिन ये नहीं ना पता कि आपको जो आपकी ब्लड की थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो डिस्प्रिन लोगे तो ब्लड की थिकनेस कम होगी। सेम थिंग। समझ गया, राइट। ये बहुत सही बताया, बिकॉज हम भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से अब तक मिल चुके हैं और बहुत फास्ट रेमेडी वो दे देते हैं, इंस्टेंट, राइट। कि मैंने कुछ क्वेश्चन में चल रेमेडी आ गई कि इसका सोल्यूशन इज दिस। देखो रेमेडीज हैं, हम ये नहीं कहते रेमेडीज नहीं है। नहीं, वो मेरे बारे में इतना नहीं जानते या उन्होंने कुछ देखा नहीं। ऐसी भी रेमेडीज हैं जो हर किसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मान लीजिए एक चीज और बताता हूँ, आपने रील देखी होगी काफी, मैं भी देखता हूँ, नो डाउट। एस्ट्रोलॉजी फील्ड है तो नेचुरली हमें देखनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है। तो देखा, अब आपने देखा होगा, आप ये रेमेडीज करो करोड़पति बन जाओगे, ठीक है, ये रेमेडीज करो चंद दिनों में मैं गारंटी करता हूँ करोड़पति बन जाओगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दुनिया की अपनी हिंदुस्तान को ही ले लो, हिंदुस्तान में अगर मान लीजिए 85% लोग सनातन धर्म में बिलीव करते हैं, अगर उसमें से 50% लोग ही मान लो एस्ट्रोलॉजी मानते हैं, ठीक है ना, अगर 50% की कैलकुलेशन की जाए तो उसके हिसाब से जो है वो लोग अगर मान लो उनकी बताई हुई रेमेडी से करोड़पति बनने शुरू हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान तो फिर तो करोड़पति हो गया, हर आदमी करोड़पति हो गया। आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, शायद आपने की भी हो, मैंने भी की हो, लेकिन कोई भी रेमेडीज जो है ना वो यक एकदम बिल्कुल ठीक काम नहीं करेगी। अगर चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो स्लोली आपको जो है ना बेनिफिट देगी, एकदम नहीं देगी। और बाकी बात रही जो करोड़पति वाली बात, ये बिल्कुल जो है ना जो रेमेडीज बताई जा रही है ये रॉन्ग है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपके चैनल पे पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ। शायद ये व्यूज़ बटोरने के लिए काफ़ी से गॉट इट। और इवन बहुत सारी हैं, ताला चाबी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो फेमस हो चुकी हैं कि चौराहे पे ताला चाबी कर दो, पीछे मुड़ के मत देखना, राइट। सबसे बड़ी बात है ये जो बात बोली जाती है ना कि पीछे मुड़ के ना देखो, हाँ, वो इसलिए होता था कि पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपका पता चल जाएगा ना कि आपके रेमेडी करके जा रहे हो, आपने कोई टूना टोटका किया है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपने प्लैनेट्स को लाइन पे ला रहे हो। आपने कोई भी रेमेडी की, आगे पीछे देखने आगे पीछे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पुराने टाइम के बनाए हुए वहम थे। क्योंकि आपने की, किसी गांव में क्या होता था कि आपने कुछ चौराहे पे फेंका, कोई देखेगा, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, इससे बेटर है फटाफट फेंको और भाग जाओ, इसलिए हाँ कि कोई देख पाए। गॉट इट। तो मैं 12 राशियों के नाम लेता हूँ और आप उनके क्वालिटीज़ बताइए कि उनके क्या क्वालिटीज़ है अपने में। और आप जब ऑफिस में आए हमारे, तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी काफ़ी राशियाँ में अपना बोल रहे थे, तो आप सबका ही बताइए एक बार, एक एक करके। मेष राशि, राइट, फिर वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो आप बताइए कि क्या इनकी क्वालिटीज़ है। सबसे पहली राशि आती है हमारे वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली मेष राशि। मेष राशि, इसको हम लोग इंग्लिश में एरिस कहते हैं। ये जो राशि है ना, ये एक डायनामिक, पैशनेट, एकदम से एनर्जीफुल पर्सन्स होते हैं। मतलब आप जब मर्जी इनसे कोई भी क्वेश्चन कर दो, कहीं भी जाने के लिए बोल दो, कुछ भी इनके सामने कुछ भी क्वेरी रख दो, आई एम रेडी टू गो, अभी लो। मतलब आप आधी रात को ऐसे करोगे, भागने को तैयार। एक मेष राशि की एक माइनस पॉइंट भी है, ये नहीं कि पॉजिटिव ही सारे हैं, ये ना नहीं कर सकते। पॉइंट भी है मेष राशि का, उसमें पता है क्या है, इसको हर काम में जल्दबाजी रहती है। जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी नुकसान दे जाता है। इनकी चाल फास्ट होती है, ये भागते, रेडी टू गो। हाँ,
मतलब उन्होंने ये नहीं देखा ना सही क्या है गलत सही गलत नहीं रेडी देखा। टू गो। लेट्स गो हाँ लेट्स गो जो भी है, राइट। और नेक्स्ट क्या, वृष राशि टैरस, बड़े काम, बड़े कूल, मतलब हर चीज को बड़ा मतलब स्मूथली, इनको हर चीज करने के लिए टाइम चाहिए, हर चीज सोचने के लिए पूरा टाइम चाहिए, किसी भी चीज का डिसीजन देने के लिए से अपोजिट ऑफ मेष कह सकते हैं, है ना। अगर इनको रिलेशनशिप भी बनाना है ना तो अपने एक लव पार्टनर को या जो उनको प्रपोज दे रहा है तो उनको भी रिप्लाई देने में बताते हैं। अच्छा, और वृष राशि की एक खासियत ये ऑपोजिट है। एक वृष राशि की एक खासियत भी है। हाँ वृष राशि का लॉर्ड जो है हाँ वो प्लेनेट शुक्र बनता है, ओके। और शुक्र की जो है कुंडली में जितनी भी टोटल प्लेनेट की दशाएं होती हैं ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी दशा शुक्र की होती है, 20 साल। अब शुक्र इस राशि का लॉर्ड है। अब शुक्र के अंदर की क्वालिटी क्या है, ऑपोजिट सेक्स वालों से, यानी कि अगर मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल से ज्यादा अट्रैक्टिव होके बातें करके उनसे ज्यादा खुश होते हैं और उनको अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करते हैं। तो वृष राशि के अंदर जो है ना ये क्वालिटी इतनी ज्यादा होती है, वो जहां भी जाएगा ना अपने आप को ऐसे शो करेगा भी सामने वाले बंदे को मैं इमीडिएटली अट्रैक्ट कर लूं, ये भी क्वालिटी उसमें होती है। नाइस। मिथुन हॉलीडे मूड, अच्छा, मतलब कहीं डेथ पे भी गया है ना बंदा, 1-2 मिनट ड्रामा कर लेगा लेकिन बाद में फिर उसके बाद नहीं होगा उससे। मतलब कई बार ऐसा माहौल होता है कि जहां हम मेरे लिए हंसना पॉसिबल नहीं है लेकिन उसको थोड़ा सा इंट्यूशन मिल गया ना कहीं से, हंसना शुरू, वो सबसे पहले हंसेगा। सबसे पहले हंसेगा। मिथुन वाले की ये पहली क्वालिटी है कि अभी वो उदास था, अभी कुछ नया चेंज दे दो, ठीक है। अगर उसको कई बार किसी माहौल में ऐसा लगता है कि मेरा बोलना ज़रूरी है या मेरा हंसना ज़रूरी है या मेरे को अपने आप को इस माहौल में पॉजिटिवली ढालना ज़रूरी है, चेंज हो जाएगा। उसके सिर पे बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ पड़ा है, फाइनेंशियली टाइट है, लेकिन उसने दुनिया को कभी शो नहीं करना। मिथुन राशि वालों का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो माहौल में आपको कभी उदास नहीं दिखेंगे। एक छोटी सी कमजोरी भी है इनकी, अब मैं उसके ऊपर आपको बताता हूँ। ये लोग मिथुन राशि वाले जहाँ पे बोरिंग प्रोसेस चल रहा है, बोरिंग मीटिंग चल रही है, ठीक है ना, ये इंटरनली माइंड में इरिटेशन में आ जाएंगे, ठीक है। और इनकी कोशिश होगी जल्द से जल्द इस माहौल से निकल जाए बस, क्योंकि इनको जॉली माहौल चाहिए, जॉली मूड वाला माहौल चाहिए, जहाँ पे मतलब हंसना खेलना फन करना ये चीज़ें हो रही हों, वहाँ पे जो है ना मतलब इनका जो है ना पहुँचना सबसे ज़्यादा पहले जो इसको प्रेफर करते हैं। और जहाँ पे बोरिंग सिस्टम चल रहा है ना वहाँ से कहते हैं यार भाग जाओ, छोड़ो, इसको नहीं करना। और यहाँ पे तक भी आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने खुद अपनी मतलब कैलकुलेशन के आधार से, वो अपनी स्टडी के आधार से देखा है, मिथुन राशि वाले लोग जो है, जब अगर कोई इंसान मर जाए हम उसके घर में जाएंगे तो नेचुरली वहाँ पे सैड माहौल होगा, ठीक है ना, ये वहाँ से भागेंगे। जब संस्कार हो रहा है किसी आदमी का, ठीक है, वहाँ पे इनको जाना पड़ जाए तो वहाँ पे पता है क्या है ये अंदर ही अंदर हंसेंगे, देख आदमी कैसे सड़ रहा है, देख आदमी कैसे जल रहा है, देख यार कुछ और बात बोल रहे हैं। का सेल्फ एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि मेरी राशि जेमिनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे तो जॉली माहौल है। हाँ। ठीक है। कर्क राशि सर, इसके बारे में क्या बताओगे आप? कर्क राशि वाले जो हैं वो बड़े मतलब लॉयल, रिश्ते निभाने वाले, पति पत्नी के रिश्ते के लिए अगर अपने पार्टनर चुनना है ना तो आई थिंक कि कर्क राशि वाला जो है कैंसर वाला वो सबसे बेस्ट पार्टनर है, क्योंकि उसकी एक क्वालिटी होती है वो अपने आप की खुशियां दांव पे लगा के पार्टनर को खुश रखता है। वो पैसे की एडजस्टमेंट, फाइनेंस की बैलेंसिंग में बहुत अच्छा होता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कर्क वालों की। कर्क वाले लोग जो होते हैं ना ये हर माहौल में अपने आप को डाल लेते हैं। अगर फाइनेंस इनके पास अच्छा है तो उसमें अपने आप को डालेंगे, अगर फाइनेंस बिलो हो गया तो ये मतलब शिकायत नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। पहले 10 लाख रुपए महीना आ रहा था तो उसमें खुश थे, अब मान लीजिए लाख रुपए महीना आ रहा है तो उसमें खुश हैं। तो मतलब इनकी नेचर जो है ना, मतलब एक तरह से अपने आप को एडजस्ट करने की नेचर जो है ना, क्योंकि इसका लॉर्ड चंद्रमा बनता है, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है ना जी। तो मन जो है ना इनका मतलब स्टेबल कंडीशन में आ जाता है भी आज अगर वक्त ये है
तो इसमें रहिए, अगर आज वक्त ये है तो इसमें रहिए। तो ये इनकी नेचर में। ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। नेक्स्ट सिंह। शेर, हर समय गुस्से से तमतमाता हुआ। मतलब शेर की क्वालिटी है कि वो चाहे शक्ल से सुंदर है या नहीं है, क्योंकि उनका साइन भी तो वही लॉयन होता है सिंह वालों का। तो उसने उनके फीचर चाहे सुंदर ना हो, लेकिन एक क्वालिटी होती है कि वो जहां भी जाएगा ना अपनी एक छाप छोड़ेगा। मतलब आप 10 जने बैठे हो, एक उसमें लियो है ना, तो वो पता चलेगा भी हाँ ये लियो है। हर बंदा धक्के से ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी बात सुनने में, चाहे उसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन हर बंदा उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाता है। ये उसकी क्वालिटी है। सिंगल शब्द में कहते हैं कि नाम ही काफी है। लियो के लिए नाम ही काफी। लियो, लॉयन, शेर, तो इनकी दहाड़ तो नेचुरली इन्होंने आपको बता दी है, लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी और भी है। ये अपना फेस इतना खुला रखते हैं, जैसे मान लीजिए शेर खुले रखता है अपने जबाड़े, तो ये अपना फेस इतना खुला रखते हैं कि ये अगर मान लो कोई इनकी किसी तरह से बदनामी करने की कोशिश करे ना, तो ये टूट पड़ते हैं उसी वक्त। ये देखते नहीं है भी ये माहौल है इस वक्त बात करने का या नहीं। चाहे इनकी वेडिंग लाइफ भी क्यों ना हो, इनकी पत्नी ने अगर मान लीजिए किसी एंगल पे इनके लिए कोई पिंच होने वाला वर्ड बोल भी दिया, तो ये नहीं सोचेंगे ये पार्टी का माहौल है, अगर मान लीजिए तो मैं इसमें ये बात बोलूं या ना, इंस्टेंट रिएक्शन, और तुरंत अपनी वाइफ को साथ के साथ इंसल्ट भी कर देते हैं। यानी कि उसको डांट देंगे, डांटना मतलब इंसल्ट हो जाना, ठीक है ना। तो लियो वाले जो होते हैं ना, ये अपना एक छतर राज चाहते हैं। जैसे जंगल में शेर कहता है भी सबसे बड़ा मैं ही हूँ, तो ये अपना एक छतर राज चाहते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी होती है। ओके, गॉट इट। कन्या राशि के बारे में आप लोग क्या बताएं? कन्या राशि वाले ना बड़े परफेक्ट, हर चीज को परफेक्शन ढूंढते हैं। उनका ना एक माइंड सेट होता है कि अगर ये चीज यहाँ पे रखी है तो यहीं होनी चाहिए। आपने काम इस टाइम में शुरू किया, इस टाइम में खत्म किया, तो आपने जैसे किया ना वो सामने वाला भी वैसे ही करे। उनकी ये क्वालिटी है। आपने ये चीज यहाँ पर शुरू की, यहीं खत्म करो, यहाँ से उठाई यहीं पे रखो। आपको एक रेगुलेशन चाहिए। आप चाहे जितना, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ट्रैफिक में फंसूंगा, तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल एडजस्ट करो। हालांकि वो बुद्ध है उनका मालिक, तो वो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं। मतलब कन्या की क्वालिटी क्या, पहले तो एकदम से गुस्सा बोलेंगे क्योंकि वो रेगुलेशन मतलब उनको चाहिए। तो उसके बाद जब उन्हें लगेगा ना कि सामने वाले को पिंच हो गया, तो बाद में पलोसेंगे भी। अच्छा, ये उनकी क्वालिटी है। यानी इनकी लाइफ में क्या है, इनका लॉर्ड जो है मतलब कन्या राशि का, वो बुध बनता है। बुध की क्या कंडीशन है, मतलब एक तरह से हमारे शास्त्रों, वैदिक शास्त्रों में बुध गोल है, ठीक है ना। इसको इधर घुमा दिया चाहे इधर घुमा दिया, फुटबॉल नहीं देखा आपने, ठीक है ना, उसकी कोई शेप नहीं है। अगर इधर से चोट लगी तो वैसे उधर घूम गया, इधर से चोट लगी उधर घूम गया। यानी कि अगर ये गुस्सा करते भी हैं ना, तो बाद में घर जाने के बाद ये पछताते हैं, यार मैंने गुस्सा करना नहीं चाहिए था। फिर ये सॉरी फील करने के लिए भी जो है ना, उसी पर्सन को दोबारा फ़ोन करेंगे, भाई यार मेरे से गलती होगी यार, चल आज शाम को बैठते हैं यार दोबारा। तो ये इनकी खास क्वालिटी होती है। यानी परमानेंट किसी से दुश्मनी नहीं रखते ये लोग। इनकी कंडीशन ये होती है, चलो थोड़ा सा लड़ झगड़ भी लिया ना, ठीक है ना, तो शाम को जो है मिल बैठ के बात को सॉर्ट आउट कर ले बात। गॉट इट, सही है। और तुला राशि की क्या क्वालिटीज होती हैं? तुला राशि एकदम से अट्रैक्टिव, बड़ी ही सॉफ्ट, लविंग। मतलब इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि सामने अगर मेल है ना, वो चाहे अपने आप में जैसे मर्जी ड्रामेटिकल रूप में भी आए, ये तुला की क्वालिटी है। उन्होंने सामने वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, अपोजिट को। मतलब वो जैसे आप पुराने टाइम में मूवीज में देखते थे ना कि जहाँ 4 लड़कियां देखी तो वहां जाके हाथ देखना शुरू कर देते थे अपनी अट्रैक्शन बनाने के लिए। वो चीज़ है। कुछ लड़कियों में आपने क्वालिटी देखी होगी कि नॉर्मल चल रही हैं, जब देखा ना कि कोई थोड़ा सा ध्यान दे रहा है तो वो थोड़ा ड्रामा सा चलने में अनक सी है ना, मटक सी शुरू कर दे। वो तुला है। अच्छा, सिंपल। अब तुला की तुला का लोड भी जो है वो शुक्र है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया
वृष राशि का लॉर्ड भी शुक्र है, और जो वृष राशि का लॉर्ड शुक्र है और तुला का लॉर्ड भी शुक्र है, ठीक है ना, क्योंकि शुक्र के अधीन दो राशियां आती हैं, वृष और तुला। तो तुला के अंदर भी वही क्वालिटियां आएंगी जो शुक्र की मैंने आपको पहले बताई हैं। ठीक है। वृष राशि के अकॉर्डिंग जो हमने क्वालिटीज आपको बताई, ठीक है, जो शुक्र के से आती हैं वही जो क्वालिटीज हैं वो तुला में भी आएंगी, ठीक है ना। लेकिन दिनों में डिफरेंस क्या है कि जो तुला वाले हैं वो धक्के से अट्रैक्ट करते हैं, वृष वाले ऑटोमेटिकली वृष वालों से दुनिया अट्रैक्ट होती है। अच्छा। है दोनों का लॉर्ड शुक्र, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ वृश्चिक राशि की क्या क्वालिटीज है? स्कॉर्पियो, जो वृश्चिक है ना, हम लोग इसका जो शेप है वो देखते हैं बिच्छू की तरह। तो इनकी एक डिसक्वालिटी पहली है कि हम इन पे फेथ करेंगे, नॉर्मल है, हर बंदा करता है, लेकिन ये ना एक कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ट पार्टनर नहीं होते। आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक बार एक मेढक था, तो बिच्छू ने बोला कि मेरे को नदी पार करवा दे। अच्छा। तो बिच्छू को मेढक कहता है कि तेरे को अगर मैं साथ लेके जाऊंगा तो मुझे डंक मारेगा। वो कहता मैं पागल हूँ, भी मैं डूबूंगा ना, तेरे को डंक मारूंगा तो। वो उसकी बातों में आ जाता है, वो उसको लेके निकलता है, लेकिन क्या होता है आध रास्ते में जाके बिच्छू डंक मार देता है। वो बेचारा तड़फता है और वो बोलता है कि तूने मेरे को डंक क्यों मारा, मैं डूबूंगा। कहता भाई मैं बिच्छू हूँ, ये मेरी क्वालिटी है। तो वो चीज़ है कि जो वृश्चिक वाले हैं ना वो आपके साथ बहुत अच्छे चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ऐसा कर बैठते हैं कि जो आपको ले डूबता है या आपको परेशानी का कारण बन जाता है। वैसे उनमें एक एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी होती है क्योंकि उनका जो लॉर्ड है वो मंगल है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बनता है, लेकिन माइनस पॉइंट उसका ये है क्योंकि इसमें इसका लॉर्ड जो है ना वो मंगल बनता है। मेष राशि का लॉर्ड भी मंगल है, लेकिन उसकी क्वालिटीज अलग हैं। लेकिन वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है ये भी मंगल बनता है। अब मंगल के अंदर जो है ना वो डिसिप्लिन की तो फितरत आती है, फौजी होता है वो मंगल ही होता है, ठीक है ना जी। तो नेचुरली है वो, अगर मान लीजिए इसके अंदर अगर ये क्वालिटी ना हो ना, जैसे इन्होंने आपको बताया अभी बिच्छू है, उसकी शेप जो है बिच्छू की है, तो वो डस मारेगा। तो इनकी ये फितरत है। हम ये लोगों से अक्सर ही कहते हैं भी जो है ना वृश्चिक राशि वालों से दोस्ती संभल के ही करो, भरोसा नहीं है भी ये लॉन्ग रन आपके साथ निभा जाएं या ना निभाएं, या आधे रास्ते में ही आपको किसी माइनस पॉइंट पे लाके छोड़ दें। ये हम नहीं कहते भी दोस्ती ना करो, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों से फिर भी जो है ना मतलब मेल तालमेल उतना ही बना के रखो जितना आप सह सको। बिकॉज एक सिंपल चीज़ है ना, जब आप मैच मेकिंग करते हैं सबसे बड़ी चीज़ आती है वही राशियों का कॉम्बिनेशन। तो वृश्चिक एक ऐसी राशि होती है जहां हमें मैचिंग करते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अपोजिट पार्टनर को जब हम लोग मैच करते हैं तो वहां हमें बहुत डीपली टैली करना पड़ता है वृश्चिक राशि वालों। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया। मैं भी संभल के रहूँगा, मुझे पता लगा। हाँ, आपने भी पार्टनर ढूंढना है। हाँ, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में आती है धनु राशि। जी जी। जो धनु है इसका जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति यानी गुरु। तो इनमें एक सॉफ्टनेस है, मतलब बुजुर्गों वाली नेचर, एज छोटी है लेकिन नेचर जो है वो मैच्योरिटी वाली है। अच्छा। हर किसी को, आपने बहुत से लोगों में देखा होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप एज में कम हो, हमसे काफी यंग जी, ठीक है, तो आपकी एक क्वालिटी, मतलब फॉर एग्जांपल आप धनु राशि के हो, तो ये क्वालिटी होगी, हाँ बेटे कोई नहीं करता हूँ, हाँ बेटे देखते हैं, बच्चे ऐसे देखते हैं। आपने अक्सर कुछ लोगों को इस तरह शब्द पकड़ते देखा होगा, या वो हर किसी को चाहे अपने से एज में बड़ा हो उसको एल्डर की तरह ट्रीट करते हैं। ये धनु वाले दूर से पकड़े जाते हैं। मतलब वो धार्मिक ज्यादा होते हैं, पूजा पाठ में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। हाँ, जिनकी राशि धनु आती है, कुछ लोग तो बहुत धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से कंप्लीटली धार्मिक है हर एंगल से, लेकिन फेस पर वो न्यूट्रल हो जाएंगे, मतलब आपको शो नहीं होने देंगे। वो न्यूट्रल पर्सन जिसे आप कह देते हैं ना, वो ऐसी क्वालिटी में। और धनु राशि में एक और भी चीज़ आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा भी, हमने देखा भी एक 60 साल का बुजुर्ग है, वो जो बातें कर रहा है वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से हर आदमी को बता रहा है भी यार ज़िंदगी में ये करो या ये ना करो,
ठीक है ना। अब जब भी कभी पंचायत होती है, किसी का झगड़ा होता है, तो वो कहते हैं भी 4 आदमी इकट्ठे करो, पंचायत करनी है। तो पंचायत में बड़े बुजुर्गों को बुला लिया जाता है, भी आप बड़े बुजुर्गों जो हो बात हो रही है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट निकाल के आप डिसीजन दो भी ये किसके हक में जाएगा। ठीक है ना। वो बुजुर्गों वाली बात जो इन्होंने आपको बताई वही हो गई। तो धनु राशि वालों के अंदर ये क्वालिटी, अगर मान लीजिए बच्चा 5 साल 10 साल का है ना, तो उसके अंदर इतनी समझ धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी उस राशि वाले की, कि भी वो बातें जो है ना वो बुजुर्गों वाली करेगा। वो एडवांस में ही आपको समझाएगा ये करना है या ये नहीं करना, Decision ये making power। हाँ, ये करने से हमें ये लॉस तो नहीं होगा, या ये करने से हमें ये प्रॉफिट होगा। तो ये बातें जो है ना वो उसके अंदर आती हैं। तो इसका लॉर्ड जो बृहस्पति है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान जो है वो नेचुरली है, जन्मजात से शुरू हो जाता है। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे में आते हैं मकर। कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आशावादी, अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव, ओके। लेकिन इनका एक माइनस पॉइंट होता है, वो ना थोड़े सेल्फिश होते हैं। मतलब सेल्फिश इस ढंग से कि वो अपने आप को दूसरे से हमेशा ही सुपीरियर समझते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप कहते हैं कि अपना दामन बचा के चलने वाले, मकर राशि वालों का जो रिलेशनशिप है ना वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। अगर पति पत्नी है तो भी वो मतलब एक अपना एक दायरा, पति पत्नी के साथ भी एक दायरा कायम करके रिश्ता निभाते हैं। और मकर राशि वालों का रिलेशनशिप तो अक्सर ही ब्रेकअप हो जाता है। अच्छा। उसका रीजन है कि जहां बात उन पे आने लगेगी ना वो दामन छुड़ा के साइड में हो जाएंगे। दाग लगने से पहले ही अलग हो जाओ। जहां रिलेशनशिप में आपको पार्टनर को जवाब देना पड़े वहां साइड में हो जाओ। अच्छा। अपने ऊपर बात नहीं आने देनी। क्वालिटी पैशनेट है हर चीज में, फ्यूचर को लेके हमें हर चीज चाहिए, अपने आप को सिक्योर करना है, लेकिन बहुत सेफ होके, इतना ज्यादा सेफ्टी कि जहां कई बार हमें मतलब एक सोसाइटी में वो चीज हमें लग सकता है, हम मान सकते हैं कि वो सोसाइटी में कई बार लगता है कि यार ये जरूरत से ज्यादा सेल्फिश है। वो चीज है उनमें क्वालिटी। और इसमें एक और चीज भी आती है, मकर राशि वाले जो लोग हैं जी, इनका लॉर्ड जो है, जो ये राशि बन रही है मकर, इसका लॉर्ड जो है ना वो शनि है। ओके। तो शनि जो है ना उसके अंदर एक क्वालिटी है, क्योंकि जो राशि होगी उसका जो लॉर्ड होगा उसकी जो क्वालिटीज होगी या डिसक्वालिटीज होगी वो उस राशि वाले के पर्सन के अंदर आएंगी ही आएंगी। बिल्कुल। तो मकर राशि जो है ना वो एक तरह की शनि की एक नकारात्मक राशि है। जो कुंभ राशि आगे आएगी ना वो उसकी जो है ना पॉजिटिव राशि है, लेकिन ये उसकी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव राशि है। ठीक है ना। क्योंकि हर प्लेनेट की दो दो राशियां, दो राशियां। अच्छा। सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, सूर्य और चंद्रमा इनके पास एक एक राशि है। बाकी जो प्लेनेट हैं, राहु केतु की कोई राशि नहीं है। जो बाकी प्लेनेट बचते हैं उन हर के पास दो दो राशियां हैं। अब शनि के पास भी 2 राशि, मकर वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर शनि की जो डिसक्वालिटी आएगी, शनि एक शक्की नेचर वाला इंसान है। अच्छा। मतलब देवता है जिसको हम बोल सकते हैं, चाहे इंसान इसलिए बोल रहे हैं भी जिसकी मकर राशि है। तो नेचुरली क्या है, वो जो क्वालिटी है वो उसके पर्सन के अंदर आ गई। तो मकर वाले राशि वालों के अंदर जो है उसकी नकारात्मक राशि जो बन रही है शनि की, तो शक्की नेचर होने की वजह से वो आप पे भी शक करेगा। आपने बार ना कुछ लोगों को देखा होगा कि हम लोग कहीं जाते हैं तो कई पर्सन्स की आदत होती है हर चीज को उठा के देखने की। पानी भी पीने को दोगे ना ध्यान से पहले पानी के अंदर देखेंगे कुछ गिरा तो नहीं हुआ, ठीक है। कुछ खाने को दोगे 10 बार सोच के मुंह लगाएंगे। वो क्वालिटी जो आप कह देते हैं ना, मतलब कई बार अच्छे खासे रिलेशन में, लॉयल रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ चीज़ों में वो इतना संभलेंगे कि इतने सालों से एक लॉयल रिलेशनशिप जो है वो खराब कर बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम सब की फेवरेट यहाँ पे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले उनका जो माइनस भी कह सकते हैं या प्लस भी कह सकते हैं, सोचने की बात है। वो ना फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। फ्यूचर के चक्कर में वो अपना आज गवा देते हैं। अच्छा। उनको अपना बुढ़ापा बहुत सिक्योर चाहिए। कल को मैं नहीं कमा सकूंगा यार, मेरे पास इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कल को ये नहीं मेरे पास होगा, कल को मेरा शरीर नहीं चलेगा। पेपर आज देना है, आज में नहीं जीना, रिजल्ट के बाद क्या होगा
एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा वो उनके दिमाग में चल रहा है। मतलब आज वो इकट्ठा कर रहे हैं, आज उनकी सेविंग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यार जो पैसा कमा रहे हो उसको आज जी तो लो। वो जीतते कम है, संभालते ज्यादा है। सही मायने में देखा जाए ना तो कुंभ राशि वाले, अब आप बता रहे हो भी हमारे बारे में, तो नेचुरली कुंभ राशि आप खुद ही मतलब जजमेंट कर लो। जी, जी, मैं जी। बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। ओवर थिंकर हो जाते। ओवर थिंकर ही हो गए ना, जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं बार बार। बार आपको जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर दिखेंगे, बहुत अच्छे इसमें आप कह सकते शेयर मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स डालने वाले, वो अक्सर आपको कुंभ राशि वाले दिखेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोचते हैं और शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म ही बनता है। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि हम लोग अपनी राशि अपने नाम से देखते हैं, लेकिन नाम तो हमारे पेरेंट्स ने अपनी चॉइस से रखा है जी। एक्चुअल राशि होती है जो हमारी होरोस्कोप में वैदिक साइंस के अकॉर्डिंगली जहां चंद्रमा बैठा होता है, अच्छा, असली राशि वो होती है, असली वही राशि है। वो आपको पता है या नहीं है, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट वही कर रही है। ठीक है। इसीलिए आपको अपनी सही राशि जानने के लिए एक प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजर से ये कंफर्म करना जरूरी है कि आपकी एग्जैक्ट बर्थ राशि कौन सी है। आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजों से कैलकुलेशन के बाद ही हम लोग आपका कुंडली का चंद्रमा बताते हैं। गॉट इट। और जहां आपके बर्थ में चंद्रमा बैठा है वही आपकी राशि, वो आपकी राशि है। गॉट इट। हाँ, ये बहुत बार होता है कि आपको पता है आपका नाम संजय है, हाँ, ठीक है, तो आपको पता है मेरी तो कुंभ राशि है, राइट। अब लेकिन ये नहीं, तो जब आपने आपका नाम संजय है, हाँ, संजय के अनुसार जो है ना आपने अपनी राशि को कुंभ मान लिया, मान लिया। ठीक है। अब कुंभ की कंडीशन में क्या चल रहा है कि इस वक्त जो है 7.5 चल रही है, प्रेजेंट टाइम बात कर रहे हैं, ठीक है। कुंभ में इस वक्त 7.5 जो है वो चल रही है, ठीक है ना। तो आपके मन में आएगा भी यार 7.5 मेरे ऊपर चल रही है, हाँ। मैं तो डिप्रेस में हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, ये थिंकिंग है जो चलती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो आती है जी। तो ये थिंकिंग चलती रहेगी। हाँ। लेकिन उसमें एक चीज है, जब आप अपनी होरोस्कोप में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ इसको एक्चुअल रीड करोगे, हाँ। जब लगन चार्ट बन के यानी कि आएगा आपके सामने, जी। तो चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए सपोज करो हमने आपकी कुंडली को टैली किया, तो उसमें हमने लगन चार्ट निकाल लिया, लगन चार्ट निकालने के बाद देखा गया चंद्रमा कहाँ बैठा है, तो चंद्रमा सपोज करो आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठा है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में एक अलग जिंदगी में जी रहे हो भी, नाम के हिसाब से आपने समझ लिया भी हाँ यार मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। एक्चुअल में प्लेनेट का जो असर होगा वो आपकी कुंडली में बनी हुई जो राशि है उसके आधार पे होगा। तो नेचुरली आपको 7.5 नहीं लगी है इस वक्त, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, 7.5 नहीं लगी क्योंकि आपकी राशि मेष है, तो मेष का तो शनि के साथ इस वक्त कोई संबंध ही नहीं है। एग्री, टोटली एग्री, बिल्कुल। इसी के लास्ट में हमारे पास आती है मीन राशि। बिल्कुल लास्ट में जो मीन है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पाइसिस कह देते हैं। पाइसिस जो राशि है वो, उसका आपने साइन देखा होगा मछली, 2 मछलियां ऐसे बनी हुई, जी 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 जी। तो मछली की तरह ही ये मीन राशि यानी पाइसिस वाले होते हैं, हर वक्त गहराई में डूबे रहने वाले, अपनी सोच में अपने आप में मस्त, शांत, मतलब कामनेस जिसे आप कह देते हैं ना, कि उनको दुनिया में जी रहे हैं लेकिन उनको आसपास की दुनिया से को बहुत लंबा चौड़ा मतलब नहीं होता, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चलनी है। उनको ये नहीं मतलब कि ट्रेंड क्या है, उनको ये नहीं मतलब कि आजकल का हॉट टॉपिक क्या है, मतलब ज्ञान, गहराई का ज्ञान वो सारा उनके पास है। मतलब आप मान सकते हो कि चाहे वो अक्कर साइंस है तो उसमें बहुत अच्छे कोई नॉलेज रखें या ना रखें, लेकिन हर किसी को सुनना उनकी क्वालिटी है। वो किसी को कुछ गाइड करें या ना करें, लेकिन उनके अंदर एक ये सारा ज्ञान भरा पड़ा होता है। वो अपनी जिस फील्ड में भी होंगे ना मीन राशि वाले, अपने अदर स्टार्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन वो जिस फील्ड में होंगे वहां के महाज्ञानी होंगे, महाज्ञानी। वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, क्योंकि वो फील्ड में होना तो उनके बाकी प्लैनेट्स पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जिस फील्ड में है वहाँ के मास्टर हैं, वहाँ के मास्टर्स हैं। गॉट इट, ठीक है जी। एक
मेरे माइंड में भी था, और ये क्वेश्चन मेरे को किसी ने एक्चुअल में मेरे माइंड में डाला था जहाँ पर हमारी बात हो रही थी एस्ट्रोलॉजी को लेकर, राइट, कुछ बहस हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है कि सारी चीज़ें तुम्हें पता लग सकती हैं एस्ट्रोलॉजी से। लेट्स सपोज कि तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारा फलाना फलाना कुछ होने वाला है। लेट्स सपोज कि हमें पता लग गया कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, राइट। और जैसे मुझे योगेश का कॉल आया था, कहता मैं 2025 में बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे बोला हुआ है किसी ने इस पीरियड के बाद तुम्हारा कुछ होगा गलत, एक्सीडेंट फॉर्म में उसने मुझे बताया। मैंने कहा मत निकलना यार, क्या हो गया, ठीक है। और मैंने उसे थोड़ा मजाक में कहा कि यार गाड़ी तो तुम्हारे घर में भी आ जाएगी, लेकिन द रियल थिंग इज कि अगर पता लग गया तो क्या हम इसे बदल भी सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी का फिर एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशंस हैं, राइट। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन इसका हो सकता है क्या? और अगर इतनी बड़ी बात पता लग गई? मैं आपको इसका रिप्लाई बताती हूँ। अब क्या है कि जो टाइम आना है वो आएगा, डैम श्योर है। जो क्योंकि लिखा देखो, हुआ है। आप चलो एक बार एस्ट्रोलॉजी आपको थोड़ा सा समझना मान लो टफ है। हम लोग क्या होता है कि कई बार न्यूज में सुनते हैं कि फलाना एक प्लेनेट है वो धरती के पास से गुजर रहा है जी। धरती पे, वो हम लोग हाईलाइट सुनते हैं ना, टकराएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ये बातें सुनते हैं। अब वही एग्जैक्ट साइंस है। एस्ट्रोलॉजी एक सबसे डीप साइंस है। जो वैदिक ज्योतिष है हमारी, जब से धरती बनी है, जब से हमारे शास्त्र बने हैं, तो स्टार्टिंग से है जी। अब क्या है कि आपने एक छोटी सी कहावत सुनी होगी, सूली का सूल बन जाता है, वो यहाँ पे लागू होती है। हमें पता है हमारी कुंडली में इस टाइम में ये दोष आ रहा है, मंगल शनि के साथ कटाक्ष कर रहा है, मंगल की महादशा में शनि का अंतर आ रहा है, यानी कि किसी भी दो नेगेटिव प्लैनेट्स का या दो नेगेटिव भावों के जो मालिक हैं उनकी कटिंग हो रही है। ठीक है। हमें एक एस्ट्रोलॉजर ने आपको, मान लो मैंने ही आपको गाइड कर दिया कि संजय इस टाइम में आपके लिए बुरा वक्त आ रहा है, जैसे आपने अभी बोला कि योगेश को किसी ने बोला, हाँ। ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसके साथ साथ वैदिक साइंस में इनकी रेमेडीज भी है, ठीक है। हमने आपको कोई रेमेडी गाइड की, उस रेमेडी से क्या होगा कि वो टाइम टल जाएगा, लेकिन उस टाइम में, उस मिनट में शनि की महादशा में मंगल का अंतर तो आएगा ना, चंद्र में शुक्र का अंतर तो आएगा ना, यानी कि कोई भी जो एक दूसरे से कटिंग करने वाला टाइम है या आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली नेगेटिव टाइम है वो आएगा जी। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपका एक्सीडेंट बहुत बड़ा होने वाला है, आप हल्का सा हिट करोगे बच जाओगे, गाड़ी को स्क्रैच आएगी आपको कुछ नहीं होगा, आपके ऑल पिन चुभ गया, ब्लड निकलने का योग बन रहा है ना, बहुत बड़े एक्सीडेंट में भी ब्लड ही ब्लड होना है, पिन चुभी ब्लड निकल गया, स्किन में कट आ गया, कुछ काम करने लगे कट लग गया, तो वो समय आएगा। लेकिन अगर आपने वैदिक साइंस के अकॉर्डिंगली रेमेडीज कर ली तो वो सूली से सूल बन जाएगा। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं मान लीजिए आपने बोला भी योगेश जी को किसी ने ये बोल दिया भी मैं 2025 तक जो है ना घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। पहली बात तो योगेश जी को ये सोचनी चाहिए भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेनी चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं मान लेता हूँ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने गाइडेंस लिया है भी फलां डेट फलां मंथ और फलां ईयर तक, यानी 2025 के ये डेट और ये मतलब मंथ तक आप घर से बाहर ना निकलना, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो घर में गिर जाएंगे तो फिर क्या कर लेंगे? अगर मान लीजिए सीढ़ी से उठते वक्त घर में अगर गिर गए, चोट लग गई, पाँव मुड़ गया, तो नेचुरली चोट तो लग ही गई ना। लेकिन इसकी रेमेडीज हम क्यों बोल रहे हैं? मान लीजिए मैंने उनको योगेश जी को बोल दिया, तो योगेश जी को मेरी तरफ से एक रेमेडीज बता देना और अपनी ऑडियंस को भी बता देना। मान लीजिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने आपकी कुंडली को रीड किया, उसने बता दिया भी आपका एक्सीडेंट होने वाला है, उसने आपको डेट भी बता दी, कुछ मत करो, सिर्फ मंगलवार के दिन, ठीक है, मंगलवार का दिन चूज कर लो, ठीक है। हल्की सी एक ऑल पेन अपनी उंगली पे लगाओ, थोड़ा सा ब्लड निकला, जैसे हम लैब में अपने ब्लड टेस्ट के लिए हम देते हैं, ब्लड निकाला, वॉश मशीन के पास गए, ठीक है, ब्लड को निकालते गए, ऊपर से टैप छोड़ दी, पानी के साथ ब्लड नीचे फैलता जाएगा, नीचे बाहर गटर में चला जाएगा, आपका ब्लड धरती से लगना है। यानी कि जब भी आपका एक्सीडेंट होना है उसका मेन लॉजिक क्या है भी आपके शरीर का कट लगने के बाद धरती के ऊपर आपके ब्लड का टच होना है। ये मंगल की कैटेगरी में स्थिति में आता है, स्किन कट जाना शुक्र और मंगल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अगर आपने पिन मार दी
पिन मार के पानी के अंदर ब्लड डाल के उसको पहले ही डिल्यूट कर Option दिया, तो clear तो कर दी आपके ना वो। एक्सीडेंट के योग जो है ना वो ऑलरेडी कम हो गए। जहाँ पे आपकी जीप का, कार का बड़ा एक्सीडेंट होना था, आपने खुद ही पिन मारी, पानी में डाल दिया, पानी के साथ ब्लड बह गया, आपका दोष कट गया। तो नेचुरली ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर देखा जाए तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ हम रेमेडीज को निकालते भी हैं, ठीक है ना। तो ये डीपली स्टडी करने के बाद ब्लड निकाला, अपना दो योग खत्म कर लिए। अगर आपको लगता है अभी मेरे को उसने बोल दिया अभी 2 साल तक बाहर मत निकलना, 2 साल के बीच में होगा, अरे यार 2 साल में कम से कम ज़्यादा ना सही तो इस रेमेडीज को 2-4 बार, 5 बार, 10 बार कर लो, इसमें कौन सी आपको कोई दिक्कत होने वाली है। हम लैब पे जाते हैं, और उससे पहले सही जजमेंट जरूरी है। ये नहीं कि बिना जजमेंट के आपको किसी ने बोला, आपने पिन मार के निकाल दिया, हो सकता है मंगल का आने वाला कोई शुभ योग हो, वो गलत हो जाए, वो जैसे तो आपने नेगेटिव कहा, हो जाएगा। गलत मैं है, क्यों से बोला गलत हो गया। मैं गलत क्यों बोल रहा रेमेडी था हो जाएगी। कि कि अच्छे सही है एस्ट्रोलॉजर से पूरी गाइडेंस होनी चाहिए भी वाकई ही एक्सीडेंट होने वाला है, और एक्सीडेंट जो होने वाला है उसकी क्या, उस ग्रह की जो होने वाला है उसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, गोचर में क्या वो एक्सीडेंट वाले भाव में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखेंगे। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो भी अपनी कॉन्वर्सेशन हुई है कि जैसे पहली बात तो जो राशियों का आपने बताया है ना, कि हमें तो राशियाँ ही नहीं, कि हम अपना जो फेवरेट नेम है जो हम हर कोई प्रोनाउंस करता है तो उसी के राशि के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं, या अखबार में वो वाली राशि देख ली, यार आज तो हमारे साथ वो डेली राशि आती है ना, तो आज तो हमारे पास ये होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में वो राशि ही नहीं है हमारी। दूसरा आपने ये बताया कि अगर तुम गलत रेमेडी कर लोगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये डॉक्टर की तरह हो गया कि डॉक्टर को पहले आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है कि एक्चुअल में रूट कोज क्या है, वहाँ उसके बाद ही कुछ ट्रीटमेंट चालू होगा। तो ये मेरे माइंड में अभी था। आपने ना एक बात बोली कि हम लोग न्यूज़पेपर में अपनी राशि जी। पढ़ते हैं, हाँ हाँ, तो आपको मैं इस चीज पे एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। इसके ऊपर भी एक गहराई है। अच्छा। आपने ना हमारा जो पुरातन शास्त्र है उसमें कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद आप तो वो धीरे धीरे ट्रेंड खत्म हो चुका है, लेकिन कई बार मेलों में हमें मिल जाता है। जो राजस्थान में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ के जो बड़े मेले होते हैं वहाँ पे अभी भी कई बार मिल जाता है। जयपुर में तो अक्सर मिल जाता है। अच्छा। क्या होता है कि एक पर्सन है, वो ताश के पत्ते लगा के बैठा है, एक तोता ना ताश का पत्ता उठाएगा और सीधा कर देगा। फिल्मों में देखा। और हाँ, फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में होता था। तो उस ताश के पत्ते के अकॉर्डिंगली जो पर्सन है ना वो आपका फ्यूचर बताएगा। राइट। उसमें चलो वो तो हम लोग कह देते हैं कि उसमें बहुत से लोग ब्लफ भी होते हैं, ठीक है, लेकिन वही आज के टाइम में टैरो कार्ड में आपने देखा ना, कार्ड सीधा किया, उससे प्रोडिक्शन किया, तो वो जस्ट एक प्रोडिक्शन है। तो हम लोगों ने इसी साइंस के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज बनाई है। आपको अपनी राशि नहीं पता, आपके पेरेंट्स को सही टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हमारी जो वेबसाइट है हमने वहां पर एक लिंक दिया हुआ है पैरेट प्रोडिक्शन का। अच्छा। आप वहां पे अपने करना कुछ नहीं है, दिन में एक बार क्लिक करोगे, दिन में एक बार, और फर्स्ट क्लिक बस, सेकंड टाइम नहीं। ओके। फर्स्ट क्लिक आप करो वहां पे तो तुरंत आपका आपके सामने prediction आ प्रेडिक्शन आ जाएगा हमारी वेबसाइट से, और आप देखोगे अरे यार ये चीज़ जो लिखी है आज मेरे साथ ये होने वाली है और ये ऐसे होगा, बेटर है या मतलब मेरे लिए नुकसानदायक है, वो सारी चीज़ सामने आ जाएगी। और वो मेरी वेबसाइट के ऊपर तुरंत आपने गो पे जाना है, पैरेट का प्रेडिक्शन का आएगा, गो पे जाना है। डिटेल भी देनी है वहाँ पे? ना कुछ नहीं, आप जस्ट अपना क्लिक करोगे, आपके मन में तो आपकी डिटेल्स है ना, आपने क्लिक बट किया। वो वेबसाइट कैसे पता कर पा रही है? वेबसाइट नहीं पता करेगी। हाँ। तोते को तो नहीं पता ना भी क्या पूछना है। हाँ। वो हम लोग उसे नष्ट प्रश्न कहते हैं, नष्ट जातक लगन, ठीक है, या पुराने शास्त्र में जिसे हम ब्लाइंड क्वेश्चन कहा जाता था, कि आपने जाके हमसे क्वेश्चन पूछा कि मैडम मेरे आने वाला टाइम कैसा है, मेरे साथ कल बिजनेस में क्या होगा, मेरी ये डील क्रैक होगी या नहीं होगी, वो चीज़ है। सेम थिंग इज दिस वन, वेबसाइट को नहीं पता, हमने हर डीप नैनो सेकंड में जाके वो एक प्रोडिक्शन बनाया है। सेम वो तोते वाला प्रोडिक्शन है कि आपने उसको क्लिक किया, वो आपका रिप्लाई देगा। इवन देन कुछ नेगेटिव आ रहा है तो वहां पे आपको बताया कि आज आप इस फ्रेग्रेंस का परफ्यूम यूज करो, आज आप मंदिर में ये दान दे दो। आप कुछ ना करो, 10 दिन उसको करके देखो, आपको पता चलेगा। 10 दिन में सेम नाइट को आप चेक करो क्या आज दिन में ये बीता। ये भी नहीं है, आपकी ऑडियंस को मान लीजिए हमारी वेबसाइट के बारे में आपने लिंक में बता दिया, वेबसाइट के उस पेज पे वो चले गए जहाँ पे पैरेट का प्रेडिक्शन है, मान लो वहाँ पे उसने क्लिक किया और उसकी डिटेल आ गई। ये नहीं है भी एक हमने क्या बोला,
फर्स्ट टाइम और फर्स्ट क्लिक, एक दिन में सिर्फ एक क्लिक। अगर बार बार क्लिक करते जाओगे तो प्रेडिक्शन तो अलग आता ही जाएगा। हमने आपका बोला भी एक क्लिक, और एकदम अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस में 50 या 100 लोग एक बार क्लिक करेंगे ना, तो सबका प्रेडिक्शन अलग अलग आएगा। ये नहीं है कि एक ही आएगा। काम करना, सारे स्टाफ को दे देना एक ही लिंक, एक ही स्क्रीन में आप लोग दबाओ, सबका प्रोडक्शन अलग है। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, इसमें जैसे आपने एक क्लिक का बताया, मेरा क्वेश्चन आपको ऑफेंड करने का नहीं है, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि जो सबकी लाइफ में ही रिलेटेबल होती हैं। नहीं कि लेट्स सपोज कि मैंने बोल दिया कि कुछ भी ऐसा कि जिससे उसे फील हो कि हाँ यार ये तो मेरे लिए ही है, या तुम ऐसे पर्सन हो कि तुम सबका करते हो, तुम्हारा कोई नहीं करता भाई। ये चीज जो है ना, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के डायलॉग्स हैं। ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जो है, मतलब ठीक है, वो आपको बता सकता है, ठीक है भी आपके ऊपर कर्जा बहुत है, आप जो है लोगों को दूसरों के लिए अच्छा करते हो, आपके लिए कोई अच्छा नहीं करता। ये कॉमन बातें जो हैं, मतलब ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर जिसको मतलब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो है ना, हम बोलते हैं नाम मात्र है, वो ये बातें कर सकता है। लेकिन जो मैं आपने बताया भी मैं वहाँ क्लिक करूँगा, आप ऐसे करना, आपको मैं मतलब बताता हूँ 10 डेज के लिए, आप 10 डेज एक कॉपी पेंसिल उठाइए और अर्ली मॉर्निंग उठते ही मेरी वेबसाइट ओपन कीजिए, वहाँ पे क्लिक कीजिए, जो प्रेडिक्शन निकला उसको अपने कैलकुलेट करके अपने पास रख लिया, 10 दिन करके देख लीजिए। 10 दिन में हर प्रेडिक्शन जो है वो अलग अलग आएगा, और साथ में कंडीशन क्या है वो आपके ऊपर अप्लाई भी होगा, और आप देखोगे खुद, चाहे आपकी ऑडियंस इसको ट्राई करे चाहे आप करो, आप देखोगे ज़रूर भी वाकई ही इसका जो है ना रिजल्ट आ रहा है। इसको पैरेट प्रेडिक्शन बोला जाता है। और ये जब मतलब राजे महाराजे थे तब भी ये पैरेट प्रेडिक्शन बहुत चलता था। राजे के दरबार में तोता लेके आया जाता था, वहाँ पे पैरेट प्रेडिक्शन का जो है कैलकुलेशन की राजा रोज करवाता था भी आज मेरी जनसंख्या मतलब क्या कर रही है, जनसंख्या के साथ मेरा बिहेव कैसा है, मैं क्या ऐसा आज अच्छा करूं, ठीक है। क्योंकि राजे महाराजे पुराने वक्त में क्या करते थे, अपना एक मतलब राज वैद्य, अपना राज ज्योतिषी रखते थे। राज ज्योतिषी वो क्यों रखते थे, क्योंकि वो सुबह उठ के पहले अपने ज्योतिषी से अपनी कुंडली के बारे में विवेचन करवा के पूरी तरह डिटेल जान लेते थे कि मेरा आज का दिन कैसा बीतने वाला है। तो मैं अगर दरबार लगाऊंगा तो उसमें मेरे से कोई गलती ना हो जाए जिसका मेरे को आगे जाके खमियाजा भुगतना पड़े। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ें जो है ये पुरातन समय से चली आ रही हैं, कोई आज की तो नहीं है ना। और जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, जो अच्छा ज्ञान रखता होगा, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज है, वो ही जो है ना आपको प्रेडिक्शन में जो है ना एक करेक्ट पॉइंट निकाल के दे सकता है। अगर नॉर्मल किसी ने अगर मान लीजिए 2-4 किताबें पढ़ ली, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। मैं खुद की आपको बताता हूँ, 1986 में मैंने 10th क्रॉस की। 10th क्रॉस करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर के पास गया। मैंने कहा चलो मेरा भविष्य जो है अब शुरू होने वाला है। आफ्टर हम यही सोचते हैं ना 10वीं के बाद, 10th करने के बाद आदमी का फ्यूचर जो है किस तरफ जाएगा, उसको क्या स्टडी करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो 1986 के बाद जो है ना मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, देखा, उसने कहा कोई नहीं आप ये कर लो वो कर लो, वो नॉर्मल था। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे, नेचुरली मेरा जो है ना 4-6 महीने डिस्टर्ब रहा मैं, ठीक है। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ होना चाहिए। +1 में चला गया, ठीक है, +2 हो गई, फिर भी सोच आ गई यार आगे अब क्या करना चाहिए। तो ऐसी कैलकुलेशन को फिर मैंने ना 1986 में ही ना मतलब अपने मन में बना लिया, और धीरे धीरे जो है ना एस्ट्रोलॉजी की किताबें उठा ली और मैंने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। और सेल्फ स्टडी जो है ना सन 1998 तक करता गया मैं। और अपने प्रोफेशन को जो मैंने शुरू किया, ठीक है, वो 1998 में शुरू किया और थोड़ा बहुत देखता था। लेकिन जब मैंने अपनी फर्म बनाई वो 2000 में बनाई। 2000 से लेके 25 अब आ गया है। तो अगर मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस देखूं तो ये 40 साल का एक्सपीरियंस है। और 40 साल में मैंने पता नहीं कितनी किताबें, कितने ग्रंथ, कितनी चीज़ें पढ़ ली और प्रैक्टिकली लोगों से कितना मिल चुका हूँ। इस चीज़ को 40 साल कम नहीं होते। तो 40 साल में जो है ना, और पैशन ही कितना ज़्यादा हो गया था, सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ता रहना और काम करते रहना। और कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को अगर मैं अटेंड करता हूँ ना, आपने देखा हो आपके पॉडकास्टों पे या जितने भी पॉडकास्ट आ रहे हैं, मैंने देखा एक पर्सन बोला जी मैं हाथ से कुंडली बनाता हूँ। अब हाथ से कुंडली बनाता हूँ, कुंडली के सॉफ्टवेयर पे मैं यकीन नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं हाथ से बनाता हूँ। जबकि आज के समय में हाथ से गलती हो सकती है, कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती, ठीक है ना जी।
अब क्या है, हाथ से कुंडली बनाने में एक आदमी को 2 दिन लग जाते हैं। मान लो एक एस्ट्रोलॉजर अगर कुंडली बनाता है ना तो कम से कम 2 दिन लग जाते हैं। सारियाँ कुंडलियाँ बनानी है, षोडश चक्कर बनाना है, दशाफल निकालना है, प्राण दशा निकालनी है, सारी निकालनी है। और ऊपर से वो पता है क्या बोल रहा है साथ में, भी मैं एक दिन में 50 सिटिंग देता हूँ। अगर मान लीजिए वो 10 घंटे भी काम करता है, 10 घंटे में 50 आदमियों को वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि 20 मिनट्स तो में 20 मिनट एक आदमी को दिए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, अगर मान लो मैं भी आपके साथ बैठा हूँ ना सर, तो अगर मान लो आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दी ना, तो 15 से 20 मिनट तो आपकी कुंडली को पूरा वॉच आउट करने में मेरे को लगेंगे। फिर मैं आपको बताना शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो बताते बताते नियर अबाउट 1 घंटा मैं अपने टेबल पे मिनिमम 1 घंटा मैक्सिमम 4 घंटे टाइम देता हूँ एक क्लाइंट को, उसको इतनी गहराई के साथ। तो इसको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। अब फेक जो चल रहे हैं उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते ना हम। बिल्कुल, ये चीज़ है। हमारी सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि हमारे टेबल पे कोई बंदा बैठा है ना, हमें उसके फेस इंप्रेशन से खुद को समझ आ जाता है कि ये बंदा सेटिस्फाई है या नहीं। और बंदा सेटिस्फाई, जब हमें बताने में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही तो सामने वाले को सेटिस्फेक्शन तब तक कैसे हो जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे ही मैं ज्योतिष जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं ज्योतिषी देगा तो ज्योतिष पूर्ण ही नहीं है। सनातन में वो चीजें हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर सृष्टि की रचना का पॉइंट निकाला जाए तो नहीं निकल सकता। उसी तरह आप देखो कि हमारे जितने भी धर्म हैं, सिख धर्म है, मोमडन है, क्रिश्चियंस हैं, जैनिज हैं, बुद्धास हैं, तो इनकी आप ना क्रिएशन की एक डेट आपके पास आ जाएगी कि मोमडन आया इस सन से मुसलमानों का जो धर्म है वो शुरू हुआ। सिख धर्म है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस दिन सिख साजे वहां से शुरू हुआ। ईसाई है तो जिस दिन उनको सूली चढ़ाया गया उस दिन से उनका धर्म शुरू हुआ। क्या वैदिक जो हमारा सनातन है उसकी कोई डेट कोई डेट है ही नहीं है। ब्रह्मा जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, 9 अवतार हो चुके हैं, कल्कि जी अभी आने वाले हैं। कल्कि जी आएंगे, उनकी डेट पहले से प्रोडिक्टेड है, उनका प्लेस पहले से प्रोडिक्टेड है। इतना डीप है हमारा वैदिक ज्योतिष, हमारी वैदिक साइंस, हमारा सनातन इतना डीप है जिसका अंत नहीं है। जैसे समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती, वैसे सनातन का जो बेस है ना उसको नहीं नापा जा सकता। और इतना इतना ज्ञान का भंडार है सनातन में, इतना ज्ञान का भंडार है कि जितने भी धर्म है वो सारे मिलकर एक सनातन बनेंगे तो भी सनातन बड़ा है। और हर धर्म के हर किताब में आप सनातन का शब्द निकाल लोगे। अब सनातन की शब्द को यूज किया गया है। तो राम क्या है? सुप्रीम पावर, सनातन का बेस। और आई थिंक हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हम सनातन वी आर सनातनीज। तो सनातन के देखो, आप देखो इस वक्त महाकुंभ चल रहा है जी, तो आपने टीवी के ऊपर भी देखा होगा भी जितने भी धर्म हुए हैं उन धर्मों में कभी भी किसी भी धर्म के फेस्टिवल पे इतना बड़ा रश नहीं हुआ जितना महाकुंभ में हो रहा है। बिल्कुल। कैलकुलेशन कर रहे हैं भी 50 करोड़ आदमी नहाकर जाएंगे। 50 करोड़ का मतलब हिंदुस्तान की 1/3 आबादी हो गई जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सनातन इतना मजबूत है। मैं तो यहाँ एक ही एडवाइस करूंगी। पहली बात तो हर जो हिंदुस्तानी है कम से कम वो जरूर कुंभ में स्नान करे। नहीं पॉसिबल, कोई बात नहीं, आप 2 बूंद गंगा जल नहाने के पानी में डाल लो। अच्छा, घर पर ही? घर पर ही। जो लोग महाकुंभ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, काम में बिजी हैं, अगर हम लोग सब लोग पहुंचेंगे तो वहां संभालना भी मुश्किल बिल्कुल है ना। तो 2 बूंद गंगा जल ही आप मात्र डाल लो और उसे स्नान करना शुरू कर दो तो भी फल मिलेगा। मैं कहती हूँ कुछ ना करो, हाथ गिल्ले करो, गंगा जल से बालों में हाथ फेर लो, इतने से ही पता नहीं कितने पाप कट जाएंगे आपके। फेस पे वो गिल्ला हाथ फेर लो। लेकिन ये फल जो सर बताया, फल सेम होगा? मिलेगा। देखो एक मिनट, भाव जरूरी होना चाहिए। एक आपने पेट भर के खाना खाया, एक चीज आपको खाने को बहुत खुली मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपको पता है आप इतना नहीं खा सकते या आइटम थोड़ी है, बटनी ज्यादा लोगों में है, तो इतने से भी आपकी एक मन की इच्छा में कहीं जो टेस्ट जीभ पे आ रहा है तो वो एक बार थोड़ा सा शांत तो हो जाएगा ना। अगर हमने 100 पाप किया, कोई एक तो कट जाएगा ना बूंद पानी से जी। गंगा जल वो चीज है जिसमें मतलब जिसका कोई व्याख्यान नहीं है। कोई व्याख्यान नहीं है। एक बूंद हमारे हजारों पाप काट सकती है जी। ये चीज है।
ये कुंभ का पर्व चल रहा है, इसमें स्नान करना चाहिए, बेटर है। मैं अभी करके आया हूँ, लेकिन हरिद्वार में करके आया हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब हमने बातों बातों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करी, और हम पॉडकास्ट के दौरान ही हम काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से डेली मिल रहे हैं, राइट। और एक नया नहीं, लेकिन वो काफ़ी फिल्मों में देखा, पाम हिस्ट्री, राइट। तो मैंने देखा कि कुछ सिख एस्ट्रोलॉजर्स, सिख भी हैं जो पाम हिस्ट्री कर रहे हैं, और मेरे को बहुत ही वो लगा कि यार ये क्या है ना, सिख भी कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि हाथ देखने से भी फ्यूचर पता लगता है? बिल्कुल, पामिस्ट्री बहुत ही डीप साइंस है। अच्छा। लेकिन पामिस्ट्री में एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल है। मैं किसी को पिन आउट नहीं करूंगी, किसी भी पामिस्ट को, लेकिन पामिस्ट्री का जो बेसिक रूल है वो क्या है कि वो सूर्य उदय से, हम आज के टाइम को जो कैलकुलेशन नॉर्मल लेते हैं, तो सूर्य उदय से मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर आपने जो हाथ देखा, अच्छा, वो ही पामिस्ट्री है। हाथ की जो लकीरें हैं, जब हम लोग सुबह जो पावन समय जो माना जाता है, ठीक है, उस समय में जब हमारी जो हाथ की लकीरें हैं, कहते हैं उस समय में विष्णु जी साक्षात हमारी हथेलियों में वास करते हैं। कर्म प्रधान है, कर्म के जो देव हैं वो विष्णु देव है जी। ठीक है। तो उसमें कंडीशंस क्या है, हमारी जो बड़ी रेखाएं होती है ना, ये तो परमानेंट है, ये तो दिखती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी नैनो बारीक रेखाएं होती है ना, ये बनती और बिगड़ती हैं। 40 डेज में रेखा चेंज होती है। 40 दिन में रेखाएं चेंज होनी शुरू हो जाती हैं जी। अच्छा, सिर्फ ओनली 40 डेज। आप अपने हाथ को आज ऐसे करो, अपने हाथ का एक प्रिंट आउट निकाल लो, आप ठीक है। स्कैनर मशीन पे जाओ, ठीक है, हाथ को स्कैन कर लो। आफ्टर 40 डेज जो है ना, मतलब रोज करते रहो, ठीक है ना। और पहले दिन से लेके और लास्ट दिन जो 40 डेज हैं, आप देखोगे आपने कोई notice तो करोगे। कोई तो मेरी रेखा बढ़ गई है, कोई कम हो गई है, Seriously? ठीक है ना। छोटी वाली रेखाएं, अच्छा, कोई रेखा Notice बढ़ करो। गई है, कोई कम हो गई है, ठीक है ना। तो पामिस्ट्री की जो कंडीशन है, उसमें जो पामिस्ट्री करने वाला पर्सन है, सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा पामिस्ट्री के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, बारीक से बारीक रेखा का ज्ञान होना चाहिए। और उसको ये भी पता होना चाहिए भी, अगर मान लीजिए ये रेखा इसकी चल रही है, क्या ये बढ़ने में जा रही है या कम होने में जा रही है, ठीक है ना। तो उससे वो प्रेडिक्शन कर पाएगा। दूसरी कंडीशन जो मैम ने आपको बताया भी, सूर्य उदय से लेके मान लो उसके बाद मात्र 4 घंटे के बीच में आपने 1, 2 या 3 या 4 हाथ देख लिए, ठीक है ना। तो वो उसका रिजल्ट शास्त्र जो के है ना, अकॉर्डिंगली 2 हाथ ही माने गए। अच्छा। सूर्य उदय से बाद 3 या 4 घंटे के अंदर सिर्फ 2 हाथ, यानी कि 2 ज्यादा पर्सन। ज्यादा देखने से पता क्या होगा, भी प्रेडिक्शन जो है ना वो आपके रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी के साथ बताता हूँ, रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हम पंजाब में बैठे हैं, और आई थिंक आपने बताया कि आपके भी बच्चे बाहर हैं ना। तो पंजाब में एक ट्रेंड है कि, ट्रेंड नहीं मतलब सही है कि हमें फॉरेन ज़्यादा लोग जाते हैं यहाँ से। तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि अगर हम, लेट्स सपोज कि मैंने फॉरेन जाना है, और बहुत सारे, अगर मैं नॉर्मली आपसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आऊँगा तो मे बी आगे चल के रिफ्यूज़ल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी से अगर ये पहले ही पता लग जाए कि क्या मैं जा सकता हूँ या नहीं, ये प्रेडिक्शन पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी से? 100%। इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना जी, वो ये है भी, हमने पहले भी ये बोला आपके पॉडकास्ट पे, एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए जो इसको पूरा डीपली नॉलेज रखता हो। बिल्कुल। ठीक है ना जी, हमारी पहली शर्त यही होती है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है भी, आपकी जन्म कुंडली बनाने के बाद, अगर आपकी जन्म कुंडली बना दी हमने, ठीक है, बनाने के बाद उसमें तीसरा घर, ठीक है ना जी, 7वां घर, ठीक है ना, 9वां घर, ठीक है, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है ना। ये अगर इन घरों के स्वामी यानी लॉर्ड जो हैं, इन घरों के अगर किसी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, या जैसे मान लीजिए भी 9वें घर का स्वामी यानी 9वें घर का लॉर्ड 12th हाउस में है, 9वें घर का लॉर्ड 3rd हाउस में है, 9वें घर का लॉर्ड 7th हाउस में है, या 7th हाउस का लॉर्ड 9वें घर में है, या 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो मतलब 12th हाउस में है, तो ये योग अगर हैं और इनके ग्रहों के ऊपर शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे बंदे को दुनिया की कोई ताकत नहीं है, वो विदेश जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लीजिए इसमें भी आपने कुंडली विवेचन कर लिया, उसमें ये देखना है भी इनके ऊपर कोई क्रूर ग्रह तो नहीं आ रहा। अच्छा।
जो क्रूर ग्रह आ रहा, जैसे मान लीजिए ठीक है आपकी कुंडली में योग है, आप विदेश जाना चाहते हो, लेकिन 2 क्रूर ग्रह ऐसे हैं, जैसे राहु हो गया, शनि हो गया जी। उन्होंने क्या किया, अड़चन डाल दी, देरी के योग, आपका वीजा जो नहीं आ रहा, ठीक है ना, आपको रिफ्यूजल मिल गई, किसी की 1 बन गई, किसी की 2 बन गई, किसी की 5 रिफ्यूजल आ रही हैं, ठीक है ना। तो जो माइनस प्लैनेट है उन शुभ ग्रहों को डिस्टर्ब कर रहा है, उसका अल्टर कर लीजिए, अल्टर कर लीजिए। मान लीजिए चलो अल्टर भी नहीं होता, मान लीजिए अल्टर नहीं होता, अरे मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जिसने विदेश जाना है ना वो कुछ भी ना करे, एक ट्रायंगल केसरिया रंग का झंडा बनाए और उसको मंदिर की छत पे लगा दे। अच्छा, केसरिया रंग का झंडा शेप में आपको एक ड्राइंग दे दूंगी, आप वो लगा देना। मतलब ट्रायंगल भी 2 तरह से बनता है। एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा, एक ऊपर से स्ट्रेट, 90 डिग्री होना चाहिए, ऊपर से 90 डिग्री ऐसे नीचे जाता हो और ये डंडा लग गया ठीक उसके बीच में, और वो ट्रायंगल शेप का झंडा जो है ना वो मंदिर की छत पे लगा दे। मंदिर चाहे हनुमान जी का है, कृष्ण जी का है, दुर्गा का है, किसी का मंदिर है, ठीक है ना, वो जिस धर्म को मानता है वहाँ पे भी लगा दे, और कोशिश करे वो झंडा लगाता जाए। महीने में 1 बार लगाना है, अगर लगाना चाहे डेट भी बता देता हूँ, चांदने पक्ष की नौमी के दिन लगाए। अच्छा, चांदने पक्ष के नौमी के दिन केसरिया रंग का झंडा ट्रायंगल शेप वाला लगा दे, देखो वीजा कैसे नहीं आता। लेकिन उसके लिए अगर उसके पास कुंडली नहीं है तो, जिसके पास कुंडली है वो कुंडली के अनुसार चले, उसको देखे, जो माइनस प्लेनेट है उसका अल्टर कर ले बस, तो विदेश जा सकता है। और मैंने खुद अपने बच्चों दोनों को भेजा, मेरे दोनों बच्चे सेटल हैं इस वक्त। इवन देन आपको क्या बताऊं, मेरी बिटिया तो वहाँ की सिटीजनशिप ले ली उसने। अच्छा, ये भी होता है ना कि अच्छा आप मुझे, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जाने का योग है लेकिन सेटल होने का है या नहीं है? उसमें कंडीशंस है। जैसे अभी सर ने आपको बोला कि कुंडली का 3रा, 7वां, 8वां, 9वां और 12वां घर, ये आपको बताएंगे कि आप जा सकते हो। अब इनके जो ऑनर्स हैं, इन हाउसेस के ऑनर्स हैं, ये एक्सचेंज बैठे हैं। फॉर एग्जांपल 3rd का 9th में, या 9th का 8th में, 8th का 12th में, ये योग क्रिएट करते हैं। ठीक है। लेकिन जो 9th हाउस है वो आपको परमानेंट रेजिडेंशियल बताता है कि आप परमानेंट रेजिडेंशियल कहाँ से हो। अगर उस घर के साथ 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो आप वापस अपनी जन्मभूमि भी आ जाओगे। अगर वो किसी भी एंगल से आपको कनेक्टेड नहीं है तो आप उसी देश में रह जाओगे। अगर आप 3rd और 9th को एक्सचेंज है आपकी कुंडली में, या 9th और 8th का एक्सचेंज है आपकी कुंडली में, मतलब इन 5 जो भाव हैं, इनके जो ओनर्स हैं, उनका जितना ज्यादा आपस में एक्सचेंज होगा, जितने ज्यादा योग क्रिएट होंगे, उतना आपके लिए बेटर योग बनेगा बाहर जाने का। लेकिन अगर 4th हाउस से ग्रह कनेक्टेड हैं तो फिर आपको इंडिया आना, मतलब अपने देश आना जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो डिस्कनेक्टेड है तो फिर आप उसी देश में रहोगे। और अगर किसी भी एंगल से कनेक्शन किसी भी प्लेनेट का रिपीट नहीं बनता तो आप सिटीजन हो जाओगे, यानी कि अपने देश के डॉक्यूमेंट्स तक आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मेरी बिटिया के साथ हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग। और मैं जैसा आपने एक बात बोली ना कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स का होना, मेरे माइंड में मालूम क्या आ रहा है कि जैसे आपने एक और बात बोली थी कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा राज जोशी है ना, वो राज जोशी रखते थे। और मैंने सुना था कि जो अपने देश के पीएम होते हैं ना, उनका सुबह सुबह हर दिन एक डॉक्टर आता है और चेकअप करता है, और ये डेली एक्टिविटी होती है। अपने पीएम का एक राज जोशी भी आता है आता है। मेरा यही क्वेश्चन था, मेरा नहीं कि यार उनको रखना चाहिए। अपने जितने भी आपको शायद आपके मतलब पॉडकास्ट पे मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ। नरेंद्र मोदी का है? नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को मैंने इतना डीपली स्टडी किया है, इतना डीपली स्टडी किया है, और कैलकुलेशन करके सन 2013 में जब वो पीएम नहीं बने थे, इवन तो पीएम के कैंडिडेट भी नहीं थे, तो उस वक्त मैंने अपने हाथ से रिटर्न पूरी उनकी भविष्यवाणी, साथ में अडवाणी जी की भविष्यवाणी पूरी अपने हाथ से लिख के, डेट लिख के, नीचे साइन मार के, उसकी फ़ोटो खींच के 2013 में मेरी फेसबुक पे जाके आप पीछे जाके देख लो, वो आज भी पड़ी। और मैंने चैलेंज दिया था अभी नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो पीएम बनेंगे, वो पीएम एक नहीं अब 3री बार बन चुके हैं। दूसरी कंडीशन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, खास करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मोदी जी को खुद भी है। जबरदस्त है। अच्छा, हम आपको एक और एग्जांपल कह सकते हैं।
हमारे एक एमएलए हैं, हमने अभी तक वो इस फील्ड में राजनीति में थे लेकिन खुल के नहीं आए थे। ठीक है। तो हमें किसी दोस्त ने उनकी डेट ऑफ बर्थ दी ठीक है। कि ये बंदा थोड़ा आ रहा है, हाँ। तो क्या लगता है आपको। हमने उस टाइम में उनकी भी पूरी डिटेल्स लगाई थी हाँ। कि इस बंदे को 3 बार कोई हराएगा नहीं, अच्छा। 3 बार ये हैट्रिक करेगा और चौथी बार एमसी की सीट पे भी नहीं जीतेगा। कौन थे वो? नहीं, ओपन नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे और वो ऑलमोस्ट संन्यास में हैं। अच्छा, मतलब पॉलिटिक्स में भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा 100% फायदा हो सकता है। देखो आपकी Actually कुंडली में क्या अगर है ही नहीं, योग ही नहीं है जैसे राजनीति मान का। लीजिए अभी आपने पूछा भी ओपन एस्ट्रोलॉजी के अंदर में आपने जितने पॉडकास्ट सुने, लोग क्या कहते हैं, फलाना भी मेरे पास आता है, डिमका भी मेरे पास आता है, 4 स्टार बड़े मेरे पास आते हैं, 2 पॉलिटिशियन मेरे पास आते हैं, चलो जी ये बाबा रामदेव भी मेरे पास आए थे जी, ये फलाना नरेंद्र मोदी जी भी मेरे पास आए थे जी, राजनाथ जी मेरे पास आए थे जी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है, सबसे पहले उसमें एक डिटेल सबसे पहले लिखी होती है, पर्दा, यानी कि आप भेद मत देना। अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी में कामयाब होना चाहते हो तो भेद मत देना। अगर मान लो मैं अपनी बात बता दूं, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, क्या मेरे को रात को टाइम लेके, मैं खुद गाड़ी लेके उनके फार्म हाउस में जाता रहा हूं, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं बताता, ठीक है। ये हमारी एक प्राइवेसी, और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा नियम क्या है, प्राइवेसी। तो जितनी प्राइवेसी रखोगे आप एस्ट्रोलॉजी में, उतना आप गेन करोगे। अगर मेरी आप मतलब फेसबुक देख लो, उसके ऊपर किसी भी पर्सन के साथ जो है ना फोटो नहीं है मेरी। हमारी दोनों मियाँ बीबी की फोटो है, किसी की नहीं है। और पता नहीं कितने पॉलिटिशियन, कितने साधु संत, कितने मतलब डॉक्टर, इवन देन ब्रेन के डॉक्टर भी जो हैं, 55 अवार्डी डॉक्टर, नाम नहीं बताऊंगा, 55 अवार्डी डॉक्टर मेरे टच में रहते हैं। तो मैं नहीं नाम बता सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन फिर हम जैसे लोगों को पता कैसे लगेगा कि, क्योंकि हमें एक, लेट्स सपोज मैं पब्लिक का ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे को अभी लग रहा है कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, अगर आप लोग नहीं बताओगे कि आप कितने अथॉरिटी है, तो मैं गलत के पास पहुंच जाऊंगा। आई एग्री। आप मान लो कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढ रहे हो, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा हेल्पर है। हमारी गाइडलाइंस पड़ी हैं, हमारी रील्स पड़ी हैं, यूट्यूब पर हमारी डिटेल्स पड़ी हैं। ओके, टेल मी वन थिंग कि अगर ये कैसे पता करें कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है या नहीं। सबसे पहले तो एक कंडीशन देखिए जी, मैं आपको ये बताता हूँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है ना, तो 10 दिन के लिए आप जो है ना घर में बैठे हुए उस एस्ट्रोलॉजर को जो है ना गूगल के ऊपर, ठीक है, आज तो बड़ा ज़माना इजी हो गया, गूगल के ऊपर, ठीक है, उसकी जो वीडियोज़ आ रही हैं, या वो रील्स डाल रहा है, या उस एरिए के मतलब जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के नज़दीकी पर्सनों से अगर आप लिंक बना सको, तो फोनिक डिस्कशन करके पहले उसकी गहराई के ऊपर देखो। जैसे हम क्या करते हैं भी, अगर मान लीजिए मेरे को मालूम है मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना, तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूंगा, स्टडी करूंगा यार कौन सा डॉक्टर बेटर है, ठीक है ना। तो पहले मैं स्टडी करूंगा, 4 आदमियों से बात करूंगा, वो कहेंगे यार फलां डॉक्टर है, ठीक है ना, हमने उसने कराया था, उसने कराया था, उसने कराया था, फिर उसका जाके ओपिनियन लिया भी तेरा यार ट्रीटमेंट उन्होंने किया था कैसा किया, ठीक है। वो बोलेगा भी ठीक है, मेरे से पैसे भी जायज लिए और मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छा किया और वेल फेट हूँ मैं, तो मैं उस डॉक्टर के पास पहुंच जाऊंगा और मैं खुद का ट्रीटमेंट ले लूंगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है ना जी। खाली एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया ना देखो, खाली ये नहीं है अभी स्टारों की फोटो कि ये बहुत फेमस है, इसको 10 पॉडकास्ट में बुला रखा है, वो चीज खाली ना देखो। आप उसके एरिया, उससे रिलेटेड पर्संस का डायरेक्ट उसकी वैल्यूज देखो। सर फेमस होने के लिए माया की ज़रूरत है। मैं आपको एक क्लियर बता दूं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर अभी मैं 10 लाख रुपया फेसबुक के ऊपर अपनी कोई बेटर रील का लगा दूं, ठीक है ना, बूस्ट कर दूं अपनी पोस्ट को, इतनी वायरल हो जाएगी, लोग भाग भाग के आएंगे, यार इतनी वायरल हो रही है इसकी वीडियो, इतनी वायरल हो रही है। लेकिन ये है तो पैसे की खेल ना। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है और मैंने 10 लाख रुपए लगा के अपने आप को हाईलाइट कर दिया, कभी डिस्कशन हुई किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ, तो मेरी तो टाइम टाइम फेस हो जाएगी, मैं गहराई के साथ आपको कुछ बता तो नहीं पाऊंगा ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलना है
तो पहले उसकी रिसर्च कर लो। मैं ये नहीं कहता भी आप रिसर्च ना करो, रिसर्च करके उसके बाद जाओ और खुद देखो और उसकी बैक हिस्ट्री देखो। मैं खुद की बैक हिस्ट्री आपको बताता हूँ सर। 1998 में मैं बिग जीरो था, बिग जीरो। ना मेरे पास मकान, ना मेरे पास साइकिल, ना मेरे पास मेरी ज़िंदगी को जीने के लिए कोई मकसद था। लेकिन 2000 में मैंने अपना मकसद पकड़ा, प्लेनेट के हिसाब से पकड़ा। पहले स्टडी की थी, फिर उसको मकसद को स्टैंड किया, और उसके बाद किसी वक्त मेरे पास साइकिल नहीं था, आज 20 लाख की गाड़ी पे घूम रहा हूँ मैं। किसी वक्त मेरे पास खुद का मकान नहीं था, रेंट बेस पे था, आज पूरे अबोहर में लोगों से किसी से भी जाके पूछ लेना, अरे यार कोठी बनाई, आलीशान कोठी बनाई, और घर के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ रोज महल। रोज मेरी वाइफ यानी का नाम है, और महल तो नेचुरली महल। मैनिफेस्ट किया और घर को इतना सुंदर बनाया। तो मैंने बिग जीरो से शुरू करके कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं, और अपने खुद के बच्चे सेटल किए हैं फॉरेन में। तो नेचुरली ये सारे प्लेनेट के हिसाब से किए हैं मैंने। ये मैं झूठ नहीं बोलता यहाँ पे, या कोई अपनी शेखी मार रहा हूँ भी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। करवाया ईश्वर ने है, लेकिन मेरे को नॉलेज दी, मैंने उस नॉलेज का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के लोगों को भी बेनिफिट दिए। अरे इतने लोगों ने मेरे को इतना पैसा दिया तो ही मैं स्टेज पे पहुंचा हूँ। अगर आजकल तो 2-3 साल एस्ट्रोलॉजर चलता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है, देखा होगा आपने। बिल्कुल। तो हमारे को तो आज 25 साल हो गए। सन 2000 में भी जो लोग मेरे पास आते थे आज भी आते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो है ना, मतलब गहराई के साथ जाने में ये ही प्रेडिक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को ऐसे करना चाहिए। ये नहीं है कि इसकी 4 रीलें फालतू आई, चलो यार इसके पास चलो। सो आई थिंक इसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढने के लिए कि पहले उनके रिव्यूज़ चेक करिए, बिकॉज ये आपके लाइफ के बहुत सोशल मीडिया। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि पहला काम जो आप अपने घर से ही कर सकते हैं वो ये होगा। दूसरा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, बिकॉज गलत भी जा सकता है, सही भी जा सकती है ना चीज़ें, जैसे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे, हमें उन पर बिलीव भी करना होगा कुछ बातों के लिए। तो सेकंड, आपने बताया कि उनसे जुड़े हुए पर्सन्स के साथ अगर आप टच करो, या फिर उनके जो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनसे पूछने की कोशिश करो, वहाँ से आपको एक बेटर आइडिया पता लग सकता है। और ये बहुत, और इसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि जैसे होता है ना कि हम एक अपने बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उनके पूरा हिस्ट्री चेक करते हैं, तो वैसा हमें चेक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने सर मैम एक चीज़ देखी थी और मुझे बताई गई कि सेम गोत्र की अगर सेम गोत्र के से आप शादी नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लेट्स सपोज कि किसी को, मैं एक सिनेरियो रखता हूँ, किसी के प्यार हो गया अपने सेम गोत्र से, राइट? तो वो नहीं कर सकता फिर उससे मैरिज अकॉर्डिंग टू दिस। उसमें आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ। आपने बोला भी सेम गोत्र में मतलब शादी करनी चाहिए या नहीं, यही क्वेश्चन बनेगा इस तरह का। क्योंकि उसका कारण जो है मतलब गोत्र से आता है। गोत्र जो है वो क्या है भी हमारे, अगर मान लीजिए इसको मैं साइंस की भाषा में बात करूं, जो साइंस इस वक्त चल रही है उसकी भाषा में बात करूं, तो आपका और मेरा डीएनए अलग होगा जी। ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, और ये दुनिया में पड़ा, गूगल पे सर्च मारो पता चल जाएगा भी इस एक आदमी का दूसरे आदमी से डीएनए मैच नहीं करता जी। लेकिन क्या है भी जो मतलब सेम कास्ट का है, मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, या आप हैं, आपका भाई है या मेरा भाई है, तो उनका डीएनए तो मैच करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो जो डीएनए और एक का दूसरे के साथ डीएनए जो मैच करता है, ठीक है ना, वो सेम डीएनए वाले पर्सन को कभी भी आपस में शादी नहीं करनी चाहिए। उसका कारण, डीएनए में अगर कोई मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मान लो फिजिकली कोई आपको पीछे बेसिक से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए भी एक पर्सन के फादर को शुगर थी, उसके दादाजी को भी शुगर थी, आने वाले बच्चे को भी शुगर हो गई, ठीक है ना। उधर से क्या है, उसी ही डीएनए से निकला हुआ एक पर्सन है, ठीक है ना, वो पहले वाला मेल था, दूसरे वाला फीमेल है। अगर हम दोनों मतलब का अगर हम मान लो शादी करवा देते हैं, तो अनुवांशिक रोग जो हमारे शरीर में पल रहे थे, जो डीएनए के हिसाब से पल रहे थे, तो वो डबल हो गए। तो वो बच्चे में जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है ना, तो हेरेडिटी के मुताबिक वो अनुवांशिक बढ़ते हुए उस बच्चे के शरीर में ज़्यादा आ जाएंगे। ज़्यादा आने से उसकी लाइफ के ऊपर खतरा है।
उसके शारीरिक अंगों के ऊपर खतरा है। तो ये थी एक साइंस की भाषा। तो हमारे ऋषि महर्षि जो हुए हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान रखते थे, उन्होंने क्या किया, अभी अगर इतना डीपली अगर हम किसी पर्सन को समझाएंगे वो शायद ना समझ पाए, तो उन्होंने एक मिथ्या बना दिया इस चीज, सॉरी मिथ्या क्या, उन्होंने एक बात बना दी इस चीज की भी आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते, ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली वो साइंस सारी जानते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बताने का ढंग बता दिया भी सेम गोत्र में शादी जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो मैंने आपको बताया। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने सेम गोत्र में शादी को अवॉइड किया।